बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बैक्टीरियल डिजीज़ की ही जो है वो एक्सटेंशन है। कल हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और उनके सिनोनिम्स देखे थे और कुछ हमने डिस्कस की थी। आज आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहली डिजीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लैंडर्स। ठीक है, ये आपको पता है हॉर्स की डिजीज़ है और हॉर्स के अलावा ये डंकी और म्यूज में भी होती है। इसके सिनोनिम पहले देख लेते हैं हम। सिनोनिम इसका है, इसको फारसी भी कहते हैं, एक्विनिया भी कहते हैं और मेलियस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन इसके सिनोनिम है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये तीनों और ऑल ऑफ द अबव होता है तो आप डेफिनेटली अब ऑल ऑफ द अबव के ऊपर ही टिक करेंगे। ये देखिए, ये इसके सिनोनिम हो गए। और ये किसकी स्पीशीज को करती है इफेक्ट? हॉर्स, म्यूल्स और डोंकीज को ज्यादा करती है। ठीक है, और इसको ग्लैंडर्स तब हम कहते हैं अगर तो जो लीजन्स हैं इसकी वो नॉस्ट्रिल्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और लंग्स में मौजूद हों तो इसको हम ग्लैंडर्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक ही देगा। वो कौन सा है जी? सूडोमोनास मैलियाई, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है और ये रहेगा एक ही। लेकिन ये अगर इस जो अलामात शो करेगा वो शो करता है नोज में, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और लंग्स में, मतलब के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इसको हम तब कहेंगे ग्लैंडर्स। और फारसी कब कहेंगे? जब इसकी लीजन जो है बाकी बॉडी स्पॉट्स पे भी आ जाएगी। व्हेन लीजन्स आर ऑन द सरफेस ऑफ लिम्स और बॉडी। ठीक है, तब इसको हम फारसी कह देते हैं। तो काजेटिव एजेंट इसका आपने देख लिया, को परकोल्टेरिया मलाई भी कहते हैं और सूडोमोनास मलाई भी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ये किन जानवरों को इफेक्ट? जबकि मतलब है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स में मोस्टली एक सिंगल हूफ जो है, दूसरे क्लोवन हूफ। जैसे एफएमडी हमने पढ़ा था वो क्लोवन हूफ की डिजीज है, वो सिंगल हूफ वाले में नहीं आती। तो ग्लैंडर्स जो है वो सिंगल हूफ वाली डिजीज है, जिनके सिंगल हूफ होगा उन एनिमल्स में आएगी। मजीद इसको देखते हैं। अच्छा, ये जूनोटिक डिजीज है बेसिकली, तो इंसानों के अंदर भी आती है। और बेसिकली जब इंसानों में आती है तो इसकी चार टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी चार टाइप्स होती हैं? लोकल कुटेनियस फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको लोकल कुटेनियस फॉर्म लव से पता चल रहा है कि जो स्किन है उसके ऊपर ये बनेगी। पल्मोनरी फॉर्म, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी। सेप्टेसीमिक फॉर्म, जब ये ब्लड में आ जाएगी और इसका जो वायरस है फैल जाएगा। और क्रोनिक फॉर्म, क्रोनिक फॉर्म जब ये ओल्ड होती जाएगी, जिसम में मौजूद और लंबे अरसे के लिए एक जो ये जो बैक्टीरिया है वो मौजूद रहेगा, वो फिर क्रोनिक फॉर्म बन जाएगी। और इसको वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में एज ए बायोलॉजिकल एजेंट भी यूज किया गया है। बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा होता है? मतलब एंथ्राक्स को भी यूज किया गया था कुछ फाइट्स में, कि वो दूसरी जो इलाके की फौज है उधर तक कोई चीज किसी चीज के साथ बांध के जो ये जो जरासीम होगा उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, जिससे क्या होगा, उनके जो हॉर्सेस हैं, क्योंकि पहले तो जंगे हॉर्सेस वगैरह पे होती थी, म्यूल्स और जो फौजी भी, क्योंकि ये हैवी जो है जोनोटिक, तो वो इफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर रशियन हॉर्सेस, म्यूल्स और ह्यूमंस के ऊपर जापानीज ने इसको यूज किया एज ए बायोलॉजिकल एजेंट। अच्छा, इसकी अगर ट्रांसमिशन देख लें तो इसकी ट्रांसमिशन जरिए भी हो सकती है इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ। ये एक एनिमल है वो चाहे कैरियर है और चाहे वो डिजीज उसके अंदर शो हो गई है, उसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसकी सेक्रीशंस वगैरह के साथ, तब भी हो सकती है। ठीक है, या इंजेक्शन और इनहेलेशन के जरिए भी हो सकती है। इंजेक्शन कोई चीज खाई अंदर चली गई, इनहेलेशन जो है सांस के जरिए। और
वाटर और फीडिंग के जरिए भी हो सकती है कि एक ही जगह पे जो आपने हॉर्स बांधे हुए हैं और वो एक ही जगह पे ले रहे हैं, एक एनिमल को आई थी, वो पानी पिया, वाटर के अंदर गई और दूसरे को भी वहां से आ गई। तो ये इसकी ट्रांसमिशन के जरिए हैं। आगे चलिएगा। अच्छा, और जो एनिमल्स हैं, ये उनके अंदर ग्लैंडर्स तीन तरह की होती है। एक नेजल, दूसरी कुटेनियस और तीसरी पल्मोनरी फॉर्म। ये तीन तरह की फॉर्म्स हैं इसकी। सबसे पहले हम नेजल फॉर्म को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यूनिलैटरल और बायलैटरल नेजल डिस्चार्ज, दोनों तरह का डिस्चार्ज हो सकता है कि एक नोज में से उसके डिस्चार्ज निकले, ठीक है, या दूसरे नोज में से, दोनों में से इकट्ठा निकलना शुरू हो जाए। एक में से निकलेगा तो यूनिलैटरल, दोनों में से निकलेगा तो बायलैटरल। और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो ऑयली सा होता है और येलो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ये। और इसके अलावा नेजल म्यूकोजा में, क्योंकि नेजल फार्म की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये मोस्टली नोज से रिलेटेड होगी जो भी इसके आएंगे। तो नेजल म्यूकोजा में नड्यूल्स और अल्सर्स बन जाते हैं, और विच में क्वालेस टू फॉर्म लार्ज अल्सरेटेड एरियाज। ठीक है, क्वालेस होता है कई चीजों का मिलके एक बड़ी चीज बना देना। ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बनेंगे और वो मिलके एक बड़ा लार्ज अल्सरेटेड एरिया भी बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर तो सेप्टम भी परफोरेटेड हो सकता है। सेप्टम का परफोरेटेड होना, नेजल का जो सेप्टम है, वॉल है नोज के दरमियान में, उसमें सुराख हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड्स को भी ये इफेक्ट करता है जब ये नेजल फॉर्म की शक्ल में होगा, रीजनल लिम्फ नोड्स को। और इसके अलावा जो है इसकी कुछ और कॉम्प्लिकेशन में लीवर और स्प्लीन और ऑर्काइटिस का मसला भी आ सकता है। ऑर्काइटिस किसको कहते हैं भला? इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस को कहते हैं ऑर्काइटिस। जी। आ गया ये कुटेनियस फॉर्म। तो तीन तरह की मैंने आपको फॉर्म्स बताई ना, नेजल फॉर्म, ग्लैंडर्स की नेजल फॉर्म, कुटेनियस फॉर्म और पल्मोनरी फॉर्म। नेजल फॉर्म में हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें होंगी। अब कुटेनियस फॉर्म में देखते हैं, स्किन के ऊपर, लेग्स और बॉडी के दूसरे पार्ट में। कुटेनियस लफ्ज से पता चल रहा है कि ये स्किन से रिलेटेड होगा। इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाएंगे। ये देखिए, स्किन के ऊपर, मोस्टली लेग की स्किन के ऊपर ये बनते हैं। और जहाँ पे ये होंगे वहाँ ये रप्चर भी हो सकते हैं और पीछे अल्सर रह जाएगा। मतलब पहले नोड्यूल बना होगा इस तरह करके, और जब ये रप्चर हो जाएगा तो इस जगह पे, स्किन पे बन सकता है, क्या उसको कहते हैं, अल्सर, ठीक है। और जब ये रिकवर होता है तो अल्सर एक खास शक्ल अख्तियार कर जाता है। वो कौन सी शक्ल होती है भला, हीलिंग जब हो रही होती है? किसी को पता है? स्टार शेप। जी, डॉक्टर मुसद्दिक, बिल्कुल ठीक। स्टार शेप्ड वहां पे शक्ल बन जाती है जो अल्सर जब हील हो रहा होता है। सिकाट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा, और लिम्फेटिक वेसल्स भी बाज़ औक़ात इसके अंदर जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। और जब लिम्फेटिक वेसल्स इफेक्ट होती हैं तो उसमें टिनेशियस पुरुलेंट एक्सुडेट आ जाता है। टिनेशियस पुरुलेंट का मतलब होता है कि सख्त किस्म का, और जिसमें पस होती है। टिनेशियस कहते हैं सख्त चीज को, और पुरुलेंट होता है पस से रिलेटेड। तो टिनेशियस पुरुलेंट एक्सुडेट यानी उसके अंदर पस भर जाएगी और वो सख्त किस्म की पस होगी, जिसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल्स इस तरह लगेंगी पाइप जैसी, और उनका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है फारसी पाइप्स और कोड। फारसी पाइप्स या कोड वो इस तरह लगेंगे कि पाइप से हैं, या रस्सी, बल खाई हुई रस्सियां जैसे होती हैं उस तरह की हैं, ठीक है। ये होगी कुटेनियस फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी फॉर्म। पल्मोनरी फॉर्म जाहिर कर रहा है कि लंग्स की इसके अंदर होगी। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि पल्मोनरी फॉर्म में नेजल भी हो सकता है, कुटेनियस भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली नेजल और कुटेनियस इसके साथ ही होता है पल्मोनरी फॉर्म में। लेकिन सोल मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है डिजीज की, कि अकेला भी सिर्फ आ सकता है ये, कि सिर्फ इसमें लंग्स ही इफेक्टेड हों। और नम्यून वो है, नमूनिया हो जाएगा।
जो नोड्यूल होंगे वो ग्रे से वाइट होंगे और सख्त होंगे हो सकते हैं, ठीक है। नरम टाइप के भी हो सकते हैं और बोन टाइप भी ये बन सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है इसमें फिर डेथ होती है डिस्पीनिया की वजह से और स्फीयर कफिंग की वजह से, क्योंकि लंग्स के अंदर जब नोड्यूल बन गए, एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से फिर एनिमल को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में और डेथ हो सकती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो मेलाइन टेस्ट इसके लिए यूज किया जाता है। मेलाइन टेस्ट में क्या होता है, मेलाइन बेसिकली एक प्रोटीन होती है और ये नॉन टॉक्सिक होती है जानवरों को। ये प्रोटीन अगर जानवर हालत में लगाई जाए तो ये कुछ भी नहीं कहती उस एनिमल को, लेकिन जो इन्फेक्टेड एनिमल होता है ग्लैंडर से, उसको ये एलर्जी काज करती है। तो इसलिए ये चीज देखने के लिए कि क्या एक एनिमल में ग्लैंडर मौजूद है या नहीं मौजूद, तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है इस प्रोटीन का, मेलीन का। और ये मोस्टली आई के नीचे लगाया जाता है, आकुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और 48 आवर के अंदर अंदर ये अपना रिएक्शन शो कर देता है। 48 आवर में ये अपना रिएक्शन शो कर देगा, ये देखिए। और इसमें क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे, आकुलर स्वेलिंग हो सकती है, लैक्रिमेशन हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वो जब इंजेक्शन लगाया जाएगा आई के नीचे मेलीन प्रोटीन का, तो वो रिएक्ट कर जाएगा, एलर्जिक हो जाएगा। वैसे आम एनिमल में वो प्रोटीन एलर्जिक नहीं होती, लेकिन जिसको ग्लैंडर्स होता है उसमें वो एलर्जिक होती है, ठीक है। और, और इसमें इसका अगर ट्रीटमेंट देखें तो जूनोटिक इम्पोर्टेंस की है, तो कल कर देना चाहिए एनिमल्स को जिनको ये बीमारी आ गई है। और एक से ज्यादा एंटीबायोटिक का भी कम्बिनेशन यूज हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। ये नहीं है कि एक दिन जाएंगे तो एनिमल जो ठीक हो, इस तरह इलाज 20 डेज के लिए, ठीक है। उसका रिजल्ट इसमें बेहतर है। इसी तरह ठीक है। ये लेकिन मतलब बहुत दुनिया ग्लैंडर्स तो बहुत जो है ना, इंटरप्शन हो रही है वॉइस में। और भी किसी को इंटरप्शन हो रही है वॉइस में या सिर्फ वसीम को हो रही है? मेरी वॉइस में इंटरप्शन आ रही थी या आ रही है? यस, नो, नो। इसका मतलब दो तीन नो है तो फिर यस हो रही है। ये फिर सिग्नल का मसला है। आ ही नहीं रही। अमन भी कहते हैं हो रही है। नो की तरफ मोस्टली नेट का इशू है, तो आप तीन चार जो रल गए हो ना, जो कह रहे हो रही है, तो वो इस वजह से मसला पड़ रहा है। ये चलें, दरमियान से कटिंग हो जाती है, नहीं डिसरप्शन हो रही सर, चलें ठीक है। इसका मतलब है नहीं हो रही, चार पांच को भी सही सुनाई दे रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन ये अमन को सही सुनाई नहीं दे रहा, फिर इसका मतलब है सबको डिसरप्शन हो गई एक किस्म की, क्योंकि अमन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलें अब अ, आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया एक तो फर्क किया जाता है स्ट्रैंगल और ग्लैंडर्स में, कि स्ट्रैंगल्स जो है वो डिजीज है हॉर्सेस की, और ग्लैंडर्स में हॉर्सेस, और डंकीज, उनमें भी ये आती है। ट्रैक का इन्फेक्शन है, जैसे ये मैंने सर्कल भी किया है। और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जहाँ से ये आप समझ लें ट्रैकिया से नीचे का हिस्सा, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स में जाती, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो पस होती है उसके अंदर भी फर्क होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस जब भी होती है, इधर नहीं, सिर्फ मतलब स्ट्रेंगल्स में नहीं,
स्ट्रेप्टोकोकस का मैं ओवरऑल भी बता रहा हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस जब भी डिजीज काज करेगा तो उसकी जो अगर पस फार्मिंग होगी तो वो येलो क्रीमी होगी, येलोइश क्रीमी होगी, ठीक है। और जो पिछला डिजीज मैंने आपको बताया है उसमें येलोइश ग्रीन होती है, लेकिन वो ऑयली और हनी टाइप होती है, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसके अलावा एक और चीज, मोस्टली यंग को इफेक्ट ग्लैंडस और स्ट्रैंगल स्किन को करती है इफेक्ट ज्यादा, तो ये मोस्टली जो यंग एज के हॉर्सेस होते हैं उसको करती है। और एज ए सिक्वलाई ऑफ स्ट्रैंगल्स एक होती है जो इसकी सिक्वलाई है डिजीज के बाद का इफेक्ट है, वो परपुरा हेमरेजिका कहते हैं, ठीक है। परपुरा हेमरेजिका बेसिकली आप ये समझ लें कि जो पेटिकियल हेमरेज जैसे होते हैं ना, पिन पॉइंट हेमरेजेस, वो एक लोकल जगह पे हो तो उसको पेटिकियल हेमरेज कहते हैं, अगर वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए। जी जी, अगर वो पूरी बॉडी में फैल जाए, जर्नलाइज हो जाए, तो उसको फिर हम परपूरा हेमरेजिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके अलावा वो स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन रिएक्शन ठीक हो गया। एम्पीनिया ऑफ गचुरल पाउच भी हो जाता है। एम्पीनिया किसको कहते हैं और गचुरल पाउच क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुसद्दक के अलावा? एम्पीनिया कहते हैं, ईमिया जो है वो पस से रिलेटेड ये लफ्ज है। एम्पीनिया कहते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर पस का आ जाना, ठीक है। और गैचुरल पोच जो होते हैं, ये जो हॉर्सेस वगैरह है ना, इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है नेक के अंदर। ये मोस्टली मतलब यूस्टेचियन ट्यूब जो हमारे एयर वाली होती है, उसकी ये एक्सटेंशन है। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली इसके दो फंक्शन आप समझ लें कि एक तो ये जो ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो जाना होता है ब्रेन के अंदर, मतलब गुजर के इसमें के करीब से जाता है तो वो इसको जरा ब्लड को ठंडा कर देता है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। ट्रांसमिशन इसकी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। डायरेक्ट से ट्रांसमिशन कौन सी होती है, वो कि जब डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो जाता है उस एनिमल से, जो रिकवर चाहे हो चुका हो या कैरियर हो या वो उसको हुई भी है, ठीक है, उसको डायरेक्ट कह देते हैं। और इनडायरेक्ट कह देते हैं कि जिन चीजों से टच हुआ वो एनिमल, उससे दोबारा दूसरा एनिमल टच हो गया, जैसे बकेट, फीड वाल्स, डोर, पास्चर एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो इजी सा फर्क है, इतनी बड़ी कोई हार्ड साइंस नहीं है इसमें। इसके अंदर जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो देखिएगा कि लिम्फ नोड्स हार्ड हो जाते हैं। पहले वाली को तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, वो 3 टाइप की है। इसके अंदर टाइप्स नहीं है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें इफेक्ट होता है और दूसरी लिम्फ नोड इफेक्ट होती हैं। लिम्फ नोड जो है वो हार्ड हो जाती हैं और पेनफुल होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट कर सकती हैं ब्रीथिंग को, स्ट्रेंगल, जैसे स्ट्रेंगल मैंने फंस जाना, तो सांस का फंस जाना, ठीक है। और इसके बाद जो है 1 से 2 हफ्ते के बाद जो इसकी नोड्स होती हैं, जो ये लिम्फ नोड्स होती हैं, वो बरस्ट कर जाती हैं और जो पस है वो फैल जाएगा जिस्म के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो है स्ट्रेप्टोकोकस एक्वाई है, वो बाकी बॉडी के अंदर भी फैलने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा ये सादा से पॉइंट हैं, ये इतना वो डिस्कस करने वाले नहीं है। आगे भी डिजीज डिस्कस करनी है हमने। हाँ, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा अहम है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है कि बाज का जो स्ट्रेंगल्स होती है वो काज करती है बास्टर्ड स्ट्रेंगल्स, जिसको हम मेटास्टैटिक स्ट्रेंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बास्टर्ड स्ट्रेंगल तो अक्सर को पता ही होता है कि एक वर्ड है जो स्ट्रेंगल से रिलेटेड है। और लेकिन वो इस तरह देगा कि स्ट्रेंगल्स कोई कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो बाकी ये 3 ऑप्शन साथ में मेटास्टैटिक भी डाल देगा, तो बास्टर्ड को मेटास्टैटिक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बास्टर्ड स्ट्रेंगल्स क्या होती है, इसके अंदर जो लिम्फ नोड्स मोस्टली तो मैंने आपको बताया कि ये थ्रॉट रीजन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। ये
काजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेंगल्स में, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये काजेटिव ऑर्गेनिज्म दूसरी लिम्फ नोड्स को भी इफेक्ट कर जाता है, एब्डोमेन के या जो है लंग्स तक भी पहुंच जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि ये उनको भी इफेक्ट करेगा तो इसको बास्टर्ड स्ट्रेंगल कहेंगे, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है अगर इसकी ये जो इन्फेक्शन है ब्रेन तक चला गया और उधर की जो लिम्फ नोड को इफेक्ट किया, तो फिर वो जो डेथ की सूरत में ही सामने आता है, क्योंकि वहां पे जब रप्चर होगा पूरा ब्रेन जो है वो उसको कवर कर लेगा। इसके अलावा लंग्स में भी इसी तरह के मामला पेश आएंगे, ये बास्टर्ड स्ट्रेंगल के नतीजे में होगा। और दूसरा देखते हैं परपूरा हेमरेजिक का, ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि immune mediated acute inflammation of peripheral blood vessels that occurs within 4 weeks of strangle while the animal is convalescing। convalescing का क्या मतलब होता है भला? रिकवरी, जब जानवर रिकवरी कर रहा हो तो उस वक्त ये मामला पेश आ सकता है परपूरा हेमरेज का। इसके अंदर जो है पेटिकियल हेमरेज की शक्ल में या ब्लड फ्लो के जरिए ये जो है इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाएगी। पर पूरा का मतलब आमतौर पे होता है कि लोकलाइज ना होना, जर्नलाइज हो जाना किसी चीज का। एक जगह से जो चीज किसी एक जगह मौजूद है, कोई इन्फेक्शन या लीजन, वो उस जगह से हट के जर्नलाइज हो जाएगी, ठीक है। ये वही सारी उसी की बातें हैं कि हेमरेजेस जो हैं वो एडिमा कर देंगे हेड का, लिम्फ का, अदर पार्ट्स का, और ये बाकी बॉडी पार्ट्स में भी फैल जाएगा और वहां पे हेमरेजेस कर देगा, ठीक है। वो जब आपको बताया कि पिछला टर्म बास्टर्ड स्ट्रैंगल्स में क्या होगा, लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी के इफेक्टेड होंगे, ठीक है, लिम्फ नोड्स। और वो लिम्फ नोड ब्रस्ट भी कर सकते हैं, तो वो होगा। जो परपूरा हेमरेजिक है इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो होंगी वो कर देंगी, स्वेल कर देंगी, और उसके जरिए ब्लड के जरिए आगे जाता जाएगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर वाली, उन पे हेमरेजेस बन जाएंगे। वो हेमरेजेस बनेंगे तो उसको फिर पूरा हेमरेजिक का कहा जाएगा। अच्छा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिएगा, ये पिक्चर है स्वेलिंग ऑफ फ्रिंजियल लिम्फ नोड्स की और रप्चर्ड लिम्फ नोड्स की। ये जो है यहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है, और जो रप्चर कर जाएगा और अल्सर टाइप बन जाएगा तो इस तरह की वो शक्ल पेश करेगा। और इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उनके ज़रिए इसकी जो की जाती है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो इसके टेस्ट वगैरह के ज़रिए किया जाएगा। सीरम बायोकेमिकल एनालिसिस टेस्ट भी है, और इसके अलावा पोस्टमार्टम, ये फिर पोस्टमार्टम लेवल की चीज़ें आ जाएंगी सारी। इस स्लाइड को छोड़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट के अंदर जो है एक तो नसेड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाएंगी ताकि पेन और फीवर जो है वो कम हो। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, लिम्फ नोड ज़्यादा स्वेल कर गई हैं, तो फिर ट्रैकियाटोमी भी की जा सकती है, ट्रैकिया का ऑपरेशन जो है। और इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी, और चूंकि ये ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें पेंसिलिन दी जाती है, और 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। इसकी ड्रग डोज याद कर लीजिएगा पेंसिलिन की, जो है स्ट्रेंगल्स के लिए। प्रिवेंशन के लिए गुड हाइजेनिक मेजर, आइसोलेशन ऑफ एनिमल और वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन भी जो है अवेलेबल है, और स्ट्रेप्टोकोकस की डिफरेंट जो है वो उसके अंदर टाइप्स की वजह से टाइप वाली भी आती है, ठीक है। ये इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आ गया। अगली डिजीज की तरफ चलते हैं, अब इस पे काफी टाइम लग गया। ब्रूसिलोसिस पे आ जाते हैं जी। ब्रूसिलोसिस को जो है वो बैंग्स डिजीज भी कहते हैं। बैंग साइंटिस्ट का नाम था, ये अगले आगे लिखा भी हुआ है, तो उसकी वजह से इसको बैंग डिजीज भी कहा जाता है। इसको माल्टा फीवर भी कहा जाता है। माल्टा फीवर क्यों कहा जाता है इसको भला? अच्छा, और ये हाईली जूनोटिक डिजीज है, और आंडुलेंट फीवर भी इसको कहा जाता है। इसके तीन नाम है, ठीक है, बैंग डिजीज, ऑन्डुलेंट फीवर, माल्टा फीवर, बल्कि और भी दो तीन इसके नाम है जी। कंट्री नेम माल्टा, ठीक, बिल्कुल वसीम।
मेडिटेरेनियन फीवर भी इसको कहा जाता है, रॉक फीवर भी इसको कहा जाता है। बेसिकली बैंग डिजीज कहा जाता है इसको साइंटिस्ट के नाम पे, माल्टा फीवर कहा जाता है कंट्री के नाम पे। ये मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे है ना अपना यूरोप के पास, वहां पे ये कंट्री है माल्टा, तो वहां से ये ओरिजिनेट की थी, तो इसको माल्टा फीवर या मेडिटेरेनियन फीवर भी कहा जाता है। और आंडोलन फीवर क्यों कहा जाता है इसको, और रॉक फीवर भी कहा जाता है। ये मतलब आइलैंड है माल्टा ना मेडिटेरेनियन सी में। मैं जब आपको नक्शा पढ़ाऊंगा, मैप्स पढ़ाऊंगा, तब दिखाऊंगा। आंडोलेंट फीवर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका जो फीवर होता है वो राइज एंड फॉल करता है, कभी तेज होता है कभी नीचे होता है। आंडोलेंट का मतलब होता है वेवी, कोई चीज ऊपर नीचे होना, तो इसलिए फिर इसको कहा जाता है। नाम इसके हमने कॉजेटिव एजेंट के कल भी देखे थे, ब्रूसेला, बॉटस, मेलिटेंसिस और स्विस। ठीक है। ये जो है अबॉर्शन करता है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, आफ्टर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। मतलब अबॉर्शन इसका आप कह सकते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं आप। वैसे ये सेकंड ट्राइमेस्टर बनता है, लेकिन आफ्टर दिस होता है, तो मोस्टली लास्ट ट्राइमेस्टर में इसका जो है अबॉर्शन होता है। ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है ब्रूसेला का। और मैल के अंदर ये मतलब जोनोटिक है, तो फीमेल के अंदर ये अबॉर्शन करता है और 8 मंथ पे। ठीक है। और मेल के अंदर ये क्या कौन सी डिजीज करता है भला मेल्स में? ऑर्काइटिस करता है। ठीक है जी, ऑर्काइटिस करता है बिल्कुल। और इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और सबकट इसकी दी जाती है वैक्सीनेशन 2 से 6 मंथ की ऑफ एज में, और उसकी डोज का 5 ml उसकी डोज है। इसमें एक एनिमल को जब आ जाता है ब्रूसेला, तो फर्स्ट अगर उसकी टाइम आया तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो एनिमल के अंदर मतलब खत्म तो नहीं हो रहा, ये किल तो नहीं हो रहा, उसमें मौजूद है। सेकंड टाइम जो है चांसेस जरा कम हो जाते हैं अबॉर्शन के, और थर्ड टाइम मोस्टली नहीं होता अबॉर्शन। लेकिन ऐसे एनिमल को मोस्टली कल कर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ तो देखें एक सारा उसका 8-9 महीने का पीरियड जो है वो जाया हुआ। उसके बाद 2-3 महीने इन्वोल्यूशन पीरियड होते हैं, वो जाया हुए। फिर जो है जोनोटिक है तो एज ए कैरियर भी काम कर सकता है। तो मोस्टली इसके अंदर यही रिकमेंड किया जाता है कि एनिमल्स को कल कर देना चाहिए। कल बिकॉज द बैक्टीरिया इज इंट्रासेलुलर। ठीक है। आगे आगे आ जाएंगे इंटेरोटॉक्सीमिया पे। ठीक है। एंटेरोटॉक्सीमिया, ये जो है एंटेरोटॉक्सीमिया के अंदर 5 किस्म के जो होती हैं। डायग्नोसिस टेस्ट किस चीज के जो है ब्रूसेला के? यार हम ना जस्ट वो इनको टच करेंगे, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। आरबी ये बता भी दिया उन्होंने, आरबीपीटी, रोज बंगाल टेस्ट। हाँ उसमें रिंग बन जाती है ना। ये 5 मिनट जस्ट रह गए हैं, मैं लेक्चर को भी कवर करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एंटेरोटॉक्सीमिया पे आते हैं हम। एंटेरोटॉक्सीमिया की 5 स्ट्रेन होती हैं। उनमें आ जाती है A, B, C, D और E। और ये पांचों स्ट्रेन अलग अलग डिजीज काज करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको A, B, C, D, E के साथ याद रखना पड़ेगा। ए जो है वो गैस गंग्रीन करती है, बी जो है लैम्ब डिसेंट्री करती है, सी जो है वो स्ट्रक करती है, डी जो है वो पल्पी किडनी करती है, ई जो है वो लैम्स में एंटेरोटॉक्सीमिया करती है। दोबारा देखिए, ए जो है गैस गंग्रीन करती है, बी लैम्ब डिसेंट्री, सी स्ट्रक, डी पल्पी किडनी, और ई जो है वो एंटेरोटॉक्सीमिया करती है। तो इसमें आगे इनको बारी बारी देख लेते हैं। लैम्ब डिसेंट्री जो है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन टाइप बी की वजह से होता है। मंडे मॉर्निंग डिजीज ऑफ, नहीं, ऑफ शीप एंड गोट। नहीं मेरा तो नहीं ख्याल, मंडे मॉर्निंग अलहदा डिजीज है। अच्छा, टाइप बी की वजह से होती है लैम्ब डिसेंट्री। आई रेड फ्रॉम बेड स्कैन, मे बी पॉसिबल हो सकता है हो।
लेकिन मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। मंडे मॉर्निंग अलग टाइप की डिजीज़ है, वो तो फटीग और वो वाला चक्कर होता है, वो जो रेस्ट दिया जाता है एनिमल को। और फिर शीप एंड गोट में हो सकता है सिनोनिम बनता हो इसका horses में। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजन टाइप बी, इसकी वजह से होती है लैम्ब डिसेंट्री। और लैम्ब में होगी जो 3 वीक से कम का होगा, छोटा होगा तो लैम्ब डिसेंट्री होगी, और उसमें स्काउर आना शुरू हो जाएगा, वाइटिश डायरिया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हेमरेजिक एंट्राइटिस आएगा इसमें। और इम्पोर्टेंट जो चीज याद रखने की है कि किस वजह से होगा, बीटा टॉक्सिन की वजह से होगा, ठीक है। और अगर एक्यूट होगी तो एब्डोमिनल। ये सारे जो पॉइंट मोस्टली हैं वो अपना रिलेटेड हैं एंट्राइटिस से। एंटेरोटॉक्सीमिया जैसे वर्ड है तो गैस्ट्रिक रिलेटेड टर्म्स होंगे, ठीक है। ये एक्यूट और पर एक्यूट का फर्क बताया हुआ है। पर एक्यूट में सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगी और एनिमल की डेथ हो जाएगी। और एक्यूट में अब्डोमिनल पेन, डिप्रेशन और रिलैक्टेंस। मेन इसमें आप देखिए कि हेमरेजिक एंट्राइटिस और स्कार हो जाता है, वाइटिश डायरिया, स्कार। और किस वजह से, इसमें बीटा टॉक्सिन होती है। अच्छा, जब ये टाइप बी है और लैम्प डिसेंट्री है तो ये लेस देन, मतलब बी वाला है लेस एज वालों को। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक। जो बड़ी एज वाले होते हैं, अडल्ट शीप होती है, उसमें ये स्ट्रक कहलाती है। और उसमें जो चेंज होता है वो टाइप सी काज करता है अडल्ट में। टाइप बी जो है क्लोस्ट्रीडियम परफंजन का, वो लैम्स में होगा। टाइप सी जो है वो अडल्ट में होगा। और होगा इसमें हेमरेजिक एंट्राइटिस और पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। और येलो कलर का फ्लूइड अकोमोडेशन हो जाएगा। बाकी इन चीजों को चाहे आप छोड़ दें, ऊपर वाले दो देख लें कि हेमरेजिक एंट्राइटिस और अकोमोडेशन ऑफ येलो फ्लूइड। और पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, जो ये एब्डोमिनल कैविटी की झिल्ली होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी पल्पी किडनी डिजीज को। ये टाइप डी की वजह से होती है। इसको ओवर ईटिंग डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक एनिमल को अगर वो ज्यादा मिकदार में आप मिल्क पिला रहे हैं या उसकी डाइट हाईली है तो उसके अंदर ये डिजीज ज्यादा आती है। उसमें ये है कि क्योंकि ये मोस्टली जो इसका टाइप डी होता है ये इसके जीआईटी में ऑलरेडी मौजूद होता है, नेचुरल है। लेकिन जब वहाँ पे उसको साजगार माहौल मिलता है, जरा खुराक शुराक अच्छी मिलती है, तो वो एनिमल से ज्यादा सेहतमंद वो हो जाता है और एनिमल को बीमार कर देता है। और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, पल्पी किडनी हो जाती है, नरम नरम सी किडनी हो जाती है। पोस्टमार्टम करें तो वाजिया तौर पे जब उसकी किडनी को देखें तो पता चल जाता है कि वो पल्पी हो गई है। ये लेक्चर मेरा ख्याल वैसे भी खत्म होने वाला है, 1 मिनट ही रह गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर। ठीक है, ये दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें वरना 1 मिनट बाद बस भी खत्म हो जाएगी।